गाइस, वेलकम टू आईएस पॉइंट। दिस इज़ अदिति पांडे। तो हमने अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट कर लिया था। आज हम उसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो कालक्रम 3, इसके अंतर्गत ना आपको कई सारे टेबल्स के फॉर्म में डेटा मिलने वाला है और ये सारे डेटास बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं जो आपको कभी कभी मेंस में मेंशन करने के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। जैसे कि मिस्र में प्लेग ये कब आया, और फिर प्लेग को ब्लैक डेथ भी कहते हैं। तो ये सारे डेटाज आपको मिलेंगे कि 1348 से 55 के बीच में आया था। उसके बाद इब्न बतूता द्वारा सहारा की खोज हुई। उसके बाद पुर्तगालियों में दास व्यापार प्रारंभ हुआ। कब हुआ? 1425 से 1450 में। और 1450 टू 75 में क्या हुआ था? पश्चिम अफ्रीका में सोंघाई साम्राज्य जो है उसकी स्थापना हुई। इसका उद्देश्य क्या था? सहारा के पार व्यापार का जाल बिछाना, ठीक है, यानी कि ट्रेड को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा देना। उसके बाद आएगा पुर्तगालियों ने बोकांको को राजा का ईसाई बनाया। उसके बाद कई सारे और भी डेटास हैं, जैसे नाइजीरिया का ओयू राज्य अपने चरम शिखर पे था जहाँ धातु कर्म के अनेक केंद्र थे। आप स्पेसिफिक इसमें एक लाइन याद कर सकते हैं कि धातु कर्म के अनेक केंद्र थे, जो आपके लिए हेल्पफुल होगा। और आगे चलते हैं। आगे भी यही सारे टेबल्स हैं। अगर आपके पास बुक है तो बहुत अच्छी बात है। आप ऑनलाइन बुक से पढ़ रहे हैं तो भी आपको ये टेबल्स मिल ही जाएंगे, और अगर नहीं मिलते हैं तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है आईएस पॉइंट की, उस पर आप लोगों को ये ग्रुप मतलब ये जो टेबल है ये प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और भी कई सारे इसमें आपको इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस मिल जाएंगी। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्लेग ही है। उसके बाद है और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि मैक्सिको पर स्पेन की विजय कब हुई थी, ये मान लीजिए कभी आ सकता है कभी, तो इसके लिए भी आप इसे पढ़ सकते हैं। और पहली बार गन्ने की खेती कब हुई? जो स्पेशली साइंस के स्टूडेंट हैं में भी शायद उनसे पूछा जा सकता है। तो 1650 टू 75 के बीच में हुई, और आप इसकी हिस्ट्री को थोड़ा सा सर्च करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आगे चलते हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे सामंतवाद का परिचय। तो आइए जानते हैं कि सामंतवाद वर्ड यानी कि फ्यूडलिज्म कब आया। तो इस शब्द का प्रयोग मध्यकालीन यूरोप के आर्थिक विधि, राजनीतिक और सामाजिक संबंधों का वर्णन करने के लिए किया जाता रहा है। ये एक जर्मन शब्द फ्यूड से बना है, जिसका अर्थ होता है भूमि का टुकड़ा, और वह एक ऐसे समाज को इंगित करता है जो मध्य फ्रांस और बाद में इंग्लैंड और दक्षिणी इटली में भी विकसित हुआ। आर्थिक संदर्भों में सामंतवाद एक तरह के कृषि उत्पादन को इंगित करता है जो कि सामंत यानी कि लॉर्ड और कृषकों यानी कि पीसेंट्स के संबंधों पर आधारित है। कृषक अपने खेतों के साथ साथ लॉर्ड के खेतों पर कार्य करते थे। कृषक लॉर्ड को श्रम सेवा प्रदान करते थे और बदले में वे उन्हें सैनिक सुरक्षा देते थे। इसके साथ साथ लॉर्ड के कृषकों पर व्यापक न्यायिक अधिकार भी थे। इसलिए सामंतवाद ने जीवन के न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक और राजनीतिक पहलुओं पर भी अधिकार कर लिया। यद्यपि इसकी जड़ें रोमन साम्राज्य में विद्यमान प्रथाओं और फ्रांस के राजा शार्लमेन के कार्यकाल में पाई गईं, तथापि ऐसा कहा जाता है कि जीवन के सुनिश्चित तरीके के रूप में सामंतवाद की उत्पत्ति यूरोप के अनेक भागों में हुई थी। आगे चलते हैं। इसमें भी देखिए सन के आगे कई सारे प्रारंभिक इतिहास दिए हैं, जिसे आप एक बार रीड कर लीजिएगा, और इसमें कुछ पॉइंट्स अगर आपको इम्पोर्टेंट लगे तो आप उसे रिवाइज भी अच्छे से कर लेंगे, तो आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। आगे चलते हैं। प्रथम वर्ग तो हमने देख लिया, ठीक है। अब हम देखेंगे 3 वर्ग। तो आइए जानते हैं क्या है। फ्रांसीसी पादरी इस अवधारणा में विश्वास रखते थे कि प्रत्येक व्यक्ति कार्य के आधार पर 3 वर्गों में किसी न किसी एक का सदस्य तो होता ही है। एक बिशप ने कहा, यहाँ वर्ग क्रम में कुछ प्रार्थना करते हैं, दूसरे लड़ते हैं और शेष अन्य कार्य करते हैं। यानी कि यहाँ पे जो सोशल मतलब जो भी समाज था ना, वो कार्यों के हिसाब से भी बटा हुआ था कि कौन कौन से क्या क्या कार्य करते हैं। जैसे आजकल का समाज भी है, कुछ की गवर्नमेंट जॉब है, कुछ की प्राइवेट नौकरी है और कुछ का अपना बिजनेस है, ठीक है। तो बिल्कुल उसी तरीके से
आगे चलते हैं। दूसरा वर्ग यानी कि अभिजात वर्ग, तो ये क्या होता है? अभिजात वर्ग को दूसरे वर्ग में रखा, परंतु वास्तव में सामाजिक प्रक्रिया में अभिजात जो वर्ग है इसकी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो आखिर ये क्या है, आइए जानते हैं। फ्रांस के शासकों का लोगों से जुड़ाव एक प्रथा के कारण था जिसे वैसलेज कहते हैं। तो आप इसे भी याद रख सकते हैं कि लोगों से जुड़ाव किस प्रथा के कारण था? वैसलेज था। और यहाँ प्रथा जर्मन मूल के लोगों, जिसमें से फ्रैंक लोग भी एक लोग थे जो समान रूप से विद्यमान थे, बड़े भूस्वामी और अभिजात वर्ग के राजा के अधीन होते थे, जबकि कृषक भूस्वामियों के अधीन होते थे। यानी जो बड़े बड़े भूस्वामी होते थे ना, वो अभिजात वर्गों के अधीन होते थे, उनके अंतर्गत कार्य करते थे। आगे चलते हैं। मैनर की जागीर। लॉर्ड को अपना मैनर भवन होता था, वह गांवों पर नियंत्रण रखता था। कुछ लॉर्ड अनेक गांवों के मालिक थे। अब इसमें तो बात शासन की गई है, जैसे इंडिया में भी तो होता था ना, कुछ राजा जो थे उनका जो साम्राज्य था वो बहुत बड़ा नहीं था, छोटे ही किलोमीटर्स पे था, और कुछ का साम्राज्य बहुत बड़ा था। जैसे अगर हम बात करें गोवा और यूपी के सीएम के बारे में, तो गोवा में आबादी बहुत कम है, लैंड बहुत कम है, तो वहाँ के सीएम के पास जो कार्यभार है वो थोड़ा कम है। लेकिन अगर यूपी की बात की जाए तो यहाँ लैंड भी बहुत ज़्यादा है और जनसंख्या तो आप जानते ही हैं सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पे भी उन्हें ज़्यादा कार्यभार देखना पड़ता है। तो बिल्कुल उसी तरीके से वहाँ भी चीज़ें बेस पे थी कि राजा जो थे, कुछ राजाओं के पास बहुत अधिक ज़मीन थी तो कुछ राजाओं के पास बहुत ही कम ज़मीन थी। अच्छा, ये नाइट क्या होता है? वैसे नाइट के बारे में आज तक तो हम रात ही जानते थे, आइए इसमें जानते हैं कि क्या है। 9वीं सदी में यूरोप में स्थानीय युद्ध प्रायः होते रहते थे। शौकिया कृषक सैनिक पर्याप्त नहीं थे और कुशल अश्व सेना की आवश्यकता थी। इसने एक नए वर्ग को बढ़ावा दिया जो नाइट्स कहलाते थे। उस टाइम पे क्या था ना कि एक तो कृषक सैनिक पर्याप्त संख्या में नहीं थे और अश्व सेना यानी कि घोड़े इत्यादि की सेना भी हम लोग के पास में नहीं थी। उसी टाइम एक नए वर्ग को बढ़ावा दिया गया जिसे नाइट कहते हैं। वे लार्ड से उसी प्रकार संबद्ध थे जिस प्रकार लार्ड राजा से संबद्ध था। लार्ड ने नाइट को भूमिका का एक भाग जिसे फीफ कहा गया है दिया और उसकी रक्षा करने का वचन दिया। फीफ को उत्तराधिकारी में पाया जा सकता था। यह 1000 से 2000 एकड़ था, उससे अधिक फैली हुई ज़मीन होती थी। जैसे क्या होता है, अगर हम कोई एक न्यू चीज़ लाते हैं ना, मान लीजिए अगर हम किसी को न्यू अपने घर में लेके आते हैं तो हम उसे अगर कोई कार्य भी देंगे तो सोचेंगे कोई एक इम्पॉर्टेंट, मतलब जो कुशल हमें लगता है कि हाँ इसके अंदर है वो चीज़ें, ये कर सकता है वो कार्य, तो हम उसे ज़्यादा अच्छा कार्य देते हैं जिसमें वो अपने सभी गुणों को, समस्त गुणों को प्रदर्शित कर सके। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरीके से इन्होंने भी नाइट्स को बहुत सारे कार्य दिए तथा उसके बदले में इन्हें दी भी जाती थी नौकरी, मतलब इन्हें सैलरी भी दी जाती थी तथा इनके रहने इत्यादि की व्यवस्था भी की जाती थी। लेकिन ये था कि युद्ध की तरफ से लड़ने का वचन ये दिए रहते थे और सदैव युद्ध के लिए ये तत्पर रहते थे। अब चलते हैं कि कई सारे वर्गों में भी डिवाइड किया गया था। प्रथम वर्ग यानी कि पादरी वर्ग। कैथोलिक चर्च के अपने नियम थे। अब देखिए, धर्म में अलग अलग नियम सबके थे। भिक्षु की बात करें तो दूसरी तरह की संस्था थी। कुछ आध्यात्मिक धार्मिक व्यक्ति पादरियों के विपरीत जो लोगों के बीच में नगरों और गांवों में रहते थे वे एकांत जीवन जीना पसंद करते थे। अब जो हर चीज़ से दूर हो जाता है, जैसे मान लीजिए जो राजनीति से दूर हो गया, ठीक है, जो करंट में जो न्यूज़ चल रहा है उन सब से यदि दूर हो जाता है तो वो कहीं ना कहीं अकेला जीवन गुजारता है, एक एकांत जीवन गुजारता है। ठीक है। तीसरा वर्ग किसान स्वतंत्र एवं बंधक। इसके अंतर्गत किसान आते थे, वो लोग आते थे जो थोड़े स्वतंत्र हैं, और कुछ बंधक भी आते थे। तो आइए जानते हैं इसके आगे। कृषिदास अपने गुजारे के लिए जिन भूखंडों पे कृषि किया करते थे वो लॉर्ड के स्वामित्व में थे, इसलिए उनके अधिकार उपज भी लॉर्ड को ही मिलती थी, यानी कि उनका जो ज़्यादातर पैसा था वो लॉर्ड को ही मिल जाता था। इंग्लैंड क्या है? सामंतवाद का जो विकास है वो इंग्लैंड में हुआ। तो आइए एक और चीज़ जानते हैं। इंग्लैंड की वर्तमान रानी विलियम प्रथम की उत्तराधिकारी हैं। 6वीं सदी में मध्य यूरोप से एंजल्स और सेक्शंस में इंग्लैंड में आकर बस गए। इंग्लैंड देश का नाम एंजल लैंड का रूपांतरण है। 11वीं सदी में नॉरमैंडी के ड्यूक विलियम्स ने एक सेना के साथ इंग्लिश चैनल
को पार करके इंग्लैंड की सैक्सन राजा को हरा दिया। इस समय फ्रांस और इंग्लैंड में क्षेत्रीय सीमाओं में व्यापार से उत्पन्न होने वाले विवादों के कारण अक्सर ही युद्ध होते रहते थे। प्रथम ने भूमि नपवाई, उसके नक्शे बनवाए और अपने साथ आए 180 नॉर्मन अभिजातों में बांट दिए। यही लॉर्ड राजा के प्रमुख काश्तकार बन गए, जिनसे वह सैन्य सहायता की उम्मीद करता था, और वे राजा को कुछ नाइट देने के लिए बाध्य थे। शीघ्र ही वे नाइटों को कुछ भूमि उपहार में देने लगे, जिनसे वे उसी प्रकार के सेवा की आशा भी रखते थे। आगे चलते हैं। सामाजिक और आर्थिक संबंधों को प्रभावित करने वाले कारक कुछ पर्यावरण भी थे जो इन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करते थे। जैसे यूरोप का जो अधिकांश भाग था ना, वो वनों से घिरा हुआ था। अब वनों से घिरा हुआ है यानी कि कृषि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डोमिनेंस थी। ठीक है, ठंड का दौर चल रहा था, इसमें सर्दियाँ काफ़ी ज़्यादा प्रचंड हो जाती थी, जिससे फसलों की उपज का काल छोटा हो गया। इसके कारण कृषि की पैदावार भी धीरे धीरे कम हो गई और तापमान बढ़ गया। अब कृषि की पैदावार कब कम होती है? जब ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज़ होता है, और ये इंक्रीज़ होता है तो तापमान बढ़ जाता है। और यदि कहीं का टेम्परेचर ही बहुत अच्छा नहीं है तो आप वहाँ रहना नहीं प्रेफर करते हैं ज़्यादा। भूमि का उपयोग, तो भूमि का उपयोग एक मतलब यहाँ की जो भूमि थी ना, बहुत आदिम किस्म की थी। कृष्ण को मिलने वाली यांत्रिक मदद केवल बैलों की जोड़ी से चलने वाली लकड़ी का हल ही था। इससे ज़्यादा उन्हें कुछ ज़्यादा मदद भी नहीं मिलती थी। भूमि को प्रायः 4 वर्ष में एक बार हाथ से खोदा जाता, और अब हाथ से खोदा जा रहा है तो काफ़ी ज़्यादा मानव श्रम की भी आवश्यकता होती थी। यानी यहाँ पे कृषि करना भी बहुत दिक्कत वाला काम था। नई कृषि प्रौद्योगिकी, यानी कि जो नई कृषि के लिए प्रौद्योगिकियाँ थी ना, वो यहाँ पे उपस्थित नहीं थी। नई नई टेक्नोलॉजीज़ का विकास काफ़ी ज़्यादा नहीं था। चौथा वर्ग क्या था? जो नए नए नगर विकसित होते हैं और उसके अंतर्गत रहने वाले नगरवासी जो शहरों गाँवों से अपने माइग्रेट कर जाते थे, वहाँ चले जाते थे, पलायन कर जाते थे। आपने सुना होगा ये पलायन वर्ड। आगे चलते हैं। कैथेड्रल नगर, चर्चों को दान देना अमीर व्यापारियों का अपने धन को खर्च करने का एक तरीका था। 12वीं सदी में फ्रांस में कैथेड्रल चर्च कहलाने वाले बड़े चर्चों का निर्माण होने लगा। यद्यपि वे मठों को संपत्ति थे, पर लोगों के विभिन्न समूह ने अपने श्रम इत्यादि निर्माण में सहयोग करके कैथेड्रल चर्च जो थे पत्थरों के बने होते थे। अब पत्थरों के बने हैं और उस टाइम टेक्नोलॉजी विकसित नहीं थी, तो इन्हें बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता था। आगे चलते हैं हम लोग। 14वीं सदी का संकट, तो इसकी शुरुआत में जो यूरोप का विकास था ना, वो काफ़ी ज़्यादा धीमा पड़ गया, और ये 3 कारणों की वजह से हुआ था। पहला तो टेम्परेचर भी था कहीं ना कहीं, जिससे पैदावार काफ़ी ज़्यादा कम हो गई थी, और उसके बाद उत्तम जलवायु इत्यादि ये सब भी नहीं उपस्थित हो पा रही थी। फिर जनसंख्या वृद्धि भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई थी। एक तो देखिए प्रोडक्शन बहुत कम, ऊपर से जनसंख्या यदि बढ़ जाए तो क्या हो जाएगा? वस्तु किसी को कम पड़ जाएगी, मतलब वस्तु का अच्छे से लोगों को नहीं मिल पाएगी, और लोगों के बीच कहीं ना कहीं तनाव बढ़ जाएगा बहुत ज़्यादा। और सार्बिया के चांदी के खानों में कमी के कारण धातु मुद्रा में भी भारी भरकम कमी आई थी। इसी के कारण इसका जो विकास था काफ़ी ज़्यादा मंद गति से चल रहा था। सामाजिक असंतोष भी बढ़ने लगा था, क्योंकि इनकी आमदनी जो थी तरीके से प्रभावित हुई थी। यदि किसी की आमदनी उस टाइम पे सही ना हो, यदि कहते हैं ना जैसे कोविड-19 में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी आमदनी बिल्कुल भी नहीं हो रही है, तो वो भी तो कितना कुछ सह रहे हैं, जो भी अच्छे से भोजन नहीं कर पा रहे हैं, जो भोजन अपने लिए कभी कमा लेते थे वो भी कहीं ना कहीं निर्भर हैं। तो ये बहुत ही बुरा दौर है। तो इसी टाइप का दौर उस टाइम भी चल रहा था। उस टाइम भी लोगों के बीच काफ़ी तनाव था, क्योंकि उन्हें अपनी मेहनत का उतना पैसा नहीं मिलता था। राजनीतिक परिवर्तन, राजनीतिक हलकों में हुए विकास, कहीं ना कहीं देखिए राजनीतिक में जो विकास है कहीं ना कहीं समाज पे तो निर्भर करता ही है। समाज में जो कुछ चल रहा है आप वहाँ की राजनीति को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। यदि राजनेताएं बहुत ज़्यादा उनमें अनबन है तो देश में सब कुछ सही हो ये संभव तो हो नहीं सकता। देश में भी कुछ न कुछ आपको मिसअंडरस्टैंडिंग देखने को मिलेगी ही। तो बिल्कुल वही बात थी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आपने अगर इसे नहीं पढ़ा है इस बुक को तो आप जाके पढ़ लीजिए। अगर आप पढ़ चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप इसे रिवाइज़ कर सकते हैं। अगर कोई भी क्यूरी या क्वेश्चन हो तो यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा।